OMT एवेलुएशन की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया, मैं थोड़ा सा आप लोगों के कंटेंट भी आप लोगों के सामने शो करना चाहती हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, मैनुअल थेरेपी क्या होती है, और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके बाद स्पाइनल मूवमेंट्स हमने देखी, हाइपोमोबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी क्या होती है, रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है, जॉइंट लॉकिंग क्या होती है, आपकी रोटेटरी मूवमेंट आपकी क्या होती है, कंबाइंड मूवमेंट क्या होती है, कपल नॉन कपल, जॉइंट रोलिंग, ग्लाइडिंग, ट्रांसलेशन, वर्टिब्री मूवमेंट ये क्या होती है, जॉइंट प्ले क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले, जिसमें हमने कैल्टरबॉन का कॉन्सेप्ट देखा, उसकी ग्रेडिंग 1 2 3 हमने डिस्कस की। नॉर्मल ग्रेड क्या होते हैं, एबनॉर्मल ग्रेड्स क्या होते हैं, कैल्टरबॉन का कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल क्या है, कॉन्वेक्स रूल में हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिटली मूव करवा रहे होते हैं, कॉनकेव रूल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहे होते हैं। ग्लाइडिंग टेस्ट क्या है, डायरेक्शन आप किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड की आप मालूम कर सकते हैं थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल, ये सारी चीज़ें देखी हमने। नॉर्मल ग्रेड्स देखे मूवमेंट के। इसके अलावा हमने क्या चीज़ देखी, पैथोलॉजिकल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट देखी हमने, जो और डिस्कस किया है। इसके अलावा यस एंड फील्ड्स हमने देखी है, कौन कौन सी होती है, फर्म होती है, हार्ड होती है, क्या चीज़ होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग टेस्ट, असेसिंग क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, हमने ये चीज़ देखी है। इसके अलावा हमने देखी है कि क्वालिटी ऑफ मूवमेंट आप किस तरह से बता सकते हैं। Localized test, articular extra-articular dysfunction, differentiation between shortening and muscle spasm, restricted movement, passive soft tissue movement। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी एवेलुएशन, जिसके अंदर हम एवेलुएट करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, आपको सारी डेफिनेशंस उसकी आनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेडिंग क्या है, उसके की कंपोनेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल हाइपर मोबिलिटी की किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं, एंड फील किस तरह से होती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल क्या होते हैं, कैल्टरबॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, मेटलिन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक रिसेंट वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। 4 ग्रेडिंग कौन कौन से होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो गई है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अब हम लोग मूव कर रहे हैं पेशेंट की तरफ कि पेशेंट आपकी ओपीडी में आ गया है। अब इस स्टेज से लेके जब तक आपका पेशेंट रिकवर नहीं होता, अब हम चलते जाएंगे ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे। मैं आपको टीच ये भी करती रहूँगी कि आपने असेसमेंट किस तरह से करवानी है, क्या करना है। नॉट वी ओनली फोकस ऑन थियोरेटिकल वर्क, हम लोग वीडियोज़ की भी हेल्प लेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। आज भी कुछ वीडियोज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले ये होता है कि आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हो गई। अब आपके पास ये है कि आप मैनुअल थेरेपी क्यों करते हैं, आखिर उसकी नीड क्या है, आप किस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि किस पेशेंट को मैनुअल थेरेपी की नीड है, किस पेशेंट को आपके थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की नीड है, किस पेशेंट को आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी की नीड है। क्लियर? तो किन चीज़ों की बेस पे आप कर रहे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब आपकी क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट आया, सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, डिटेल हिस्ट्री देखनी होती है। डिटेल हिस्ट्री के बाद आपने क्या करना होता है, स्क्रीनिंग करनी होती है। फिर क्या करना होता है, डिटेल आपने उसको जो असेसमेंट करनी होती है, विच इज़ नॉन एज डिटेल्ड एग्जाम। उसके बाद आपने एवेलुएशन करनी होती है, आइदर दिस पेशेंट इज़ फिट फॉर दिस थेरेपी और नॉट। फिर आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंडिकेशन। फिर आपके स्पेशल टेस्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू डिसाइड वेदर दिस पेशेंट नीड मैनुअल थेरेपी और दिस पेशेंट डू नॉट नीड मैनुअल थेरेपी। उसके बाद फिजिकली डायग्नोसिस। उसके बाद अब आप मेजर कर रहे होते प्रोग्रेस कि आप जो ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हो आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है या नहीं मिलता जा रहा। स्पेशल आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते, हर कंपोनेंट, हर कंपार्टमेंट के कुछ स्पेशल टेस्ट है। उसके बाद अब आप क्या कर रहे होते हो, देख रहे होते हो पैल्पेट करके। अब आप किस पे आ गए हो, पैल्पेशन के ऊपर आ गए। आपने हर चीज़ पैल्पेट की, आपने चेक किए कि क्या चीज़ है, आपको बताया। और दूसरा ये आपको पोस्चर एनालिसिस भी ऑलरेडी पता है कि आपने हर चीज़ किस तरह से की, तो ये डिटेल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब आपने चेक किया कि आपका ये पेशेंट, अगेन वही बात, 3 चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। आपका ये पेशेंट के साथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है कि आपके इस पेशेंट के साथ ऑर्थोपेडिक विथ मस्कुलेचर इन्वॉल्वमेंट है या आपके इस पेशेंट को सिर्फ मसल्स इन्वॉल्वमेंट है। तो इन 3 कैटेगरी को आपने क्या किया, सॉर्ट आउट किया। अब फिर आपने देखा कि आपका कौन से पेशेंट, आपने जब स्पेशल टेस्ट किया तो आपने क्या किया और रिफ़ाइन कर दिया, आपके इस पेशेंट को जो है वो मैनुअल थेरेपी की नीड भी है। इसके अलावा फिर आपने डायग्नोज किया कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और फिर मल्टीपल ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए विच टोटली बेस्ड ऑन एविडेंस कि कौन से
कंडीशन के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट है। फिर आगे चल के हम लोग क्या करते रहेंगे, चैम्बर्स वाइज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपके पास पेशेंट आ गया स्पाइन पैथोलॉजी के साथ। अब आपने क्या किया, मैं एक एग्जांपल देने जा रही हूँ। स्पाइनल पैथोलॉजी के साथ आपके पास पेशेंट आ गया, सबसे पहले आपने क्या किया, वही प्रोटोकॉल सारा का सारा फॉलो किया। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, व्हेन द पेशेंट डायरेक्टली केम इन योर ओपीडी। सबसे पहले आपके पास आया, पोस्चर एनालिसिस की, फिर पेशेंट बैठा, फिर आपने डिटेल हिस्ट्री ली। डिटेल हिस्ट्री के लेने के बाद आपने इसके स्क्रीनिंग एग्जाम्स वगैरह देखे, मतलब जो भी उसके पास लेबॉर्ट्री वगैरह के टेस्ट थे। अब आपने अपनी डिटेल एग्जामिनेशन की, जो कि हिस्ट्री, पैल्पेशन, सब्जेक्टिव, जो भी हिस्ट्री लेने के बाद आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पर आ गए, टेस्ट वगैरह किए। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ये थेरेपी, येस दिस पेशेंट नीड्स अ मैनुअल थेरेपी। फिर आपने उस पेशेंट को अलग कर दिया। फिर आपने स्पेशल टेस्टिंग की टू चेक आउट वेदर द पेशेंट वर्टिब्री इज हाइपोमोबाइल और द हाइपरमोबाइल, ठीक है, देयर इज़ एनी न्यूरल इंट्रैपमेंट्स और नॉट, मस्कुलेचर कितना इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्वमेंट कितनी है, स्पाज्म इन्वॉल्व कितना। तो उसी ट्रीटमेंट को आप लेके चले। फॉर एग्जांपल डिस्क प्रोलैप्स का अलग ट्रीटमेंट होगा, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का अलग होगा, रीट्रो का अलग होगा। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज आप अपने लास्ट सेमेस्टर में करके आ चुके हैं, जिसमें आपने देख लिया कि किस कंडीशन, कौन सी चीज़ों के लिए कौन सा हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी भी आप लोग देख रहे होंगे, बल्कि ऑब्वियसली आप लोगों ने देख चुके होंगे कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू पेशेंट ट्रीट हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी। इन सारी चीज़ों को फोकस करना है, ओके। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पेशेंट आया, डायरेक्टली आपने पेशेंट को लिटाया, ना आपने हिस्ट्री ली, ना आपने असेसमेंट की, ना आपने मेजरिंग की, ना आपने इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ख्याल रखा। दूसरी चीज़ ये, आपने डायरेक्टली क्या किया, मैनुअल थेरेपी स्टार्ट कर दी। मैनुअल थेरेपी क्या, या तो आप कैल्टरबन कॉन्सेप्ट की तरफ चले गए या आप मेटलिन कॉन्सेप्ट की तरफ चले गए। आपने डायरेक्टली जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। तो यू नो, अगर आप डायरेक्टली इस तरह से करते हो, जब तक आपने उसको टेस्टिंग वगैरह नहीं किए, तो पेशेंट कैन एक्सपायर, पेशेंट की डेथ हो सकती, स्पेशली एट द रीजन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री विच इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब आपके पास सर्वाइकल मोबिलाइजेशन के लिए आ रहा है, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन में भी आपको डिफरेंस पता है। मोबिलाइजेशन के लिए आ रहा है, आपने जो भी डिसाइड किया कि इसको मोबिलाइज करना है, आपने कोई भी चीज़ चेक नहीं की, ठीक है, और पेशेंट को डायरेक्टली क्या, मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दी। हो सकता है कि VBI इनसफिशिएंसी हो पेशेंट के साथ, ठीक है, वर्टिब्रल बेसिडल आर्टरी इनसफिशिएंसी आप उस पेशेंट के साथ हो, और आपने डायरेक्टली जो मोबिलाइजेशन के मैनिपुलेशन की, और इतना ज़्यादा प्रेशर आया हुआ कि पेशेंट कैन एक्सपायर और डेथ। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। नो डाउट आप कितने अच्छे क्लिनिशियन बन जाएं, आप कितने एक्सपर्ट हो जाएं, आपके पास पेशेंट आया, लेकिन आपने इस प्रोटोकॉल को एनी हाउ फॉलो करना है। इट डजेंट मैटर, ठीक है, कि पेशेंट आपके पास जो है वो आपका जानने वाला है, या आपने वैसी वर्बली हिस्ट्री ले ली या कुछ आपको कंडीशन पसंद नहीं। यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कल को इन केस पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है, अगर आपने सारी चीज़ें इवेल्युएट नहीं की और पेशेंट एक्सपायर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, रेड फ्लैग्स पेशेंट के साथ अटैच थे, और पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया, तो फिर सारा का सारी चीज़ आपके ऊपर आ सकती है, और आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। वाई, फॉर ट्रीटिंग बेडली पेशेंट इन अ बेड कंडीशन। ये सारी चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी और उसी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू। होना चाहिए कि OMT के गोल्स क्या होते हैं, आपने किन चीज़ों को जो है वो फोकस करना होता है। सबसे पहले जो आप इसके 3 कंपोनेंट जो होते हैं जिसको आपने फोकस करना होता है। सबसे पहले ये कि फ़िज़िकली डायग्नोसिस आपने देखना होता है कि पेशेंट किस तरीके से आ रहा है आपके पास, ठीक है। बायोमैकेनिकली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने देखना है कि प्रॉपर चलकर आ रहा है, ये पेशेंट आपका व्हील चेयर पर आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हर चीज़ आपने नोट करनी होती है, किस पोस्चर के साथ आ रहा है। वहीं से आपकी जो है वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल डायग्नोसिस, जो आप देख के फिजिकली जो है डायग्नोस कर रहे होते हैं कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है या बायोमैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो आप डायग्नोसिस कर रहे होते हो। दूसरी चीज़ है जो आपकी ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी एवेल्यूएशन जिस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है वो ये है कि इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता हो जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेनेवर यू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका
मेजरिंग प्रोग्रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखना है कि बेस लाइन पे आपके पास पेशेंट जो आ रहा है, आपने ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो है ना वो क्या की है, आपने ईच एंड एवरीथिंग देखी कि पेशेंट किस रेंज के साथ आ रहा है, किस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, किस कंडीशन के साथ आ रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें मेजर करनी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, आपने जो मेजरिंग प्रोग्रेस जो है ना, सबसे पहले आपने मेजर की बेस लाइन कंडीशन, पेशेंट किस कंडीशन के साथ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी रेंजेस हैं क्या। फिर आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आप उसको किस तरह से देखते जाओगे, जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसके मिड में और आप एंड में चेक करोगे। दिस इज़ नोन एज मेजरिंग प्रोग्रेस, जो आपने देखनी होती है। दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, डायग्नोसिस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो। डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। क्लियर, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आप कोई पेशेंट आ रहा है और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे लंग कैंसर हो गया, आपको पता ही नहीं है कि लंग कैंसर किस वजह से भी हो सकता है स्मोकर हो सकता है COPD हो, कोई ऐसी चीज़ हो, और अब आप कह रहे हो कि आपके लंग्स वीक हो गए या आपको कार्डियो का कोई डिजीज़ हो गए। तो नो, यू शुड नो द कॉज ऑफ डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो है आपकी मेडिकल डायग्नोसिस, वो आपको देखना होगा कि मेडिकल डायग्नोसिस आपकी क्या है, ठीक है। वो आप फाइंड करोगे फिज़िकल एग्जामिनेशन से, और जब आप पेशेंट का इंटरव्यू करोगे उसकी फैमिली दोनों से इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। अब्रॉड में ये कहते हैं कि पेशेंट से आपने जो है ना वो इंटरव्यू करना है। बट कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, CP वगैरह के जैसे पेशेंट होते हैं, और उसमें भी आपको समहाउ मैनुअल थेरेपी मोबिलाइजेशन देनी पड़ती है। तो फिर उसमें आप किसकी हेल्प लेते हो, फैमिली की लेते हो। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फाइंडिंग, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री सिर्फ आपने पेशेंट की नहीं लेनी, आपने फैमिली की भी लेनी। कुछ ऐसी डिजीज़ है जो फैमिली में रन कर रही होती है जेनेटिकली, तो यू शुड नो बोथ द हिस्ट्रीज। क्लिनिकल फाइंडिंग रिपोर्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोसिस की क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है, फिर लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के बेस पे आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करनी होती है। दूसरी चीज़ है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ये प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है और ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये डिटरमाइन करना होता है कि ये कौन सी डिजीज़ है, कि ये सिवियर है। मीन्स आप इसमें देखना होता है कि रेड फ्लैग्स है या येलो फ्लैग्स है, आपने इसमें इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। डिफरेंशियली भी आपने देखना होता है, ये हो सकता है ये हो सकता है, तो आपने इंप्रेशन बना दिया और उसके बाद आपने फर्दर कंफर्म करने के लिए आपने टेस्टिंग की, फिज़िकल भी, और फिर इसके अलावा आपने कौन से टेस्ट किए, मैनुअल टेस्टिंग भी की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली आपने फॉलो करनी होती है किसी भी पेशेंट को देखने से पहले। इसके अलावा इंडिकेशन क्या है ट्रीटमेंट की, मैंने आपको अभी बताया। मैनुअल थेरेपी टोटली इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि इस पेशेंट को ये इंडिकेशन है कि मैनुअल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, एक तो कुछ स्पेशल टेस्ट करके, दूसरा आपने देखना है रेड फ्लैग्स एंड येलो फ्लैग्स। दूसरा आपने देखना है रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट प्ले, हाइपोमोबिलिटी कितनी है या एबनॉर्मल एंड फील कितनी है। तो वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि मोबिलाइजेशन इंडिकेटेड है कि नहीं है। ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन आपने देखना है, और वो कब इंडिकेटेड होती है, मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्शन हो, हाइपोमोबिलिटी भी हो, जब आपको एबनॉर्मल एंड फील मिल रही होती है बहुत ज़्यादा, तो तब आप ये परफॉर्म करके देख रहे होते हो। दूसरा ये हाइपोमोबिलिटी जो आपके पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है वो नॉर्मल एंड फील के साथ है कि किसी भी सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम नहीं है और फिर भी जो है ना हाइपोमोबिलिटी है, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट हाइपोमोबाइल है या एसिम्टोमेटिक पेशेंट हाइपोमोबाइल है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी हो रही है। हो सकता है कि उस पेशेंट को कोई और पैथोलॉजी हो जो कि ट्रीट ना हुई हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखनी होती है। और इसके अलावा आपने देखना होता है कंजेनाइटल एनाटॉमिकल वेरिएशन, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। दूसरा ये कि आपने पेशेंट को अच्छी तरह से देखना होता है, पेशेंट मेंटली एबल है या नहीं है, सारी चीज़ें करके ये सारी चीज़ें आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और मोबिलाइजेशन क्या हो जाती है, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कि बहुत हाइपर मोबाइल है, ठीक है, तो फिर आपने ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन का ऐसे पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल पेशेंट आ रहा है, एक्सेसिव जॉइंट प्ले, हाइपर मोबिलिटी मिल रही हो, स्टेबलाइजिंग लिमिटेशन मिल रही हो, आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ग्रेड 3 स्ट्रेच नहीं दे सकते। ग्रेड 3 स्ट्रेच आप कब दे सकते हैं मोबिलाइजेशन का, मैंने आपको बताया था 50 to 75%
जब हाइपरमोबिलिटी हो। कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसी है जिसमें आप मोबिलाइजेशन वगैरह नहीं कर सकते? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिस तरह से मैलिग्नेंस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस उसके अंदर नहीं कर सकते, मैलिग्नेंसी हो, ट्यूबरक्लोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लिगामेंटस रप्चर वगैरह, और डिस्क हर्निएशन हो, इनमें भी आप नहीं कर सकते। डिस्क हर्निएशन विद नर्व कंप्रेशन के अंदर सिर्फ आप पोजिशंस करवा रहे होते हैं और मैकेंजी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। बोन डिजीज़ हो गई, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई, फ्रैक्चर्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जिस पे आप क्या नहीं करवा रहे होते, मैनुअल थेरेपी नहीं करवा रहे होते। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने जो है वो याद रखनी होती है। इसके अलावा आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे आप OMT इवैल्यूएशन करते हो। अगेन वही बात है कि आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए प्रॉपर। आपने देखा है पेशेंट को जब आया, डिटेल हिस्ट्री आ गई है, प्रेजेंट एपिसोड आपने पूछना है, पास्ट रिलेटेड फैमिली, ठीक है, सिस्टम का आपने रिव्यू करना है। इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, डिटेल्ड एग्ज़ाम, टेस्ट ऑफ फंक्शंस, पैल्पेशन, एंड आपका आखिरी आता है मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज़। नंबर 1 अगेन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, डिटेल्ड एग्ज़ाम के अंदर आपने हिस्ट्री देखनी है। नंबर 2 इंस्पेक्शन देखना है आपने, ठीक है। इंस्पेक्शन के अंदर आपने पोस्चर देखा, शेप देखा, स्किन वगैरह को आप चेक करेंगे। आप ये देखेंगे एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ सही है, असिस्टेड डिवाइस का तो सहारा नहीं लिया हुआ। तीसरी चीज़ आप इसी के अंदर तीसरी चीज़ आप डिटेल एग्ज़ाम के अंदर क्या देखेंगे, हिस्ट्री और इंस्पेक्शन के बाद आपने देखना है टेस्ट ऑफ फंक्शंस। टेस्ट ऑफ फंक्शंस के अंदर आप टेस्ट करेंगे कि हाइपोमोबाइल स्ट्रक्चर है, हाइपर मोबाइल है, वो आपने मोबिलाइजेशन देने के बाद या आपने चेक करने के बाद एंड फील कैसी सारी चीज़ें चेक करनी है। फिर उसके बाद है पैल्पेशन आ जाएगा, आपने टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, स्ट्रक्चर्स देखने, कोई नॉट्स तो नहीं है, कोई सॉफ्ट टिश्यू एडिशन तो नहीं है, स्पाज्म तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इसी का 5वां पॉइंट है आपने न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्क्यूलर एग्ज़ाम करना है, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जो आप करवा रहे होते हो, और वेस्क्यूलर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिटेल हिस्ट्री के 5 पार्ट आ गए। हिस्ट्री ली आपने सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री, फिर आपने इंस्पेक्शन किया, फिर आपने टेस्ट ऑफ फंक्शन किया, फिर आपने पैल्पेशन किया, और फिर आपने न्यूरोलॉजिकल और वेस्क्यूलर एग्जामिनेशन की। जब ये सारी की सारी चीज़ें आप कर लें तो उसके बाद आखिर में आपके पास आती है मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडी। उसके बाद आपने पेशेंट को बोलना है कि प्लीज़ आपके पास जो आपके पास टेस्ट हैं, जो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो आपको शो करें। उसमें आपने क्या देखना है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग वगैरह देखनी है, लैब टेस्ट देखने, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने, सारी की सारी चीज़ें देखनी है कि पेशेंट के क्या क्या हो चुके हैं, ताकि आप फर्दर उसको टेस्ट ना लिख दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों ने देखनी होती है और जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हम करेंगे किस तरीके से। जैसे जैसे हमारे पास कंपार्टमेंट आ रहे हैं, हम अगेन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा कहाँ से स्टार्ट करना होगा, इंडिकेशन से और कॉन्ट्राइंडिकेशन से। फॉर एग्जांपल स्पाइन का जब हम पूरा पोर्शन कर रहे हैं तो इस पेशेंट को इंडिकेट है या नहीं है, वही वाली बात जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपी पेशेंट ज़्यादातर जो आपके पास आ रहे होते हैं वो रेफ़र्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं वो फिजियाट्रिस्ट या रेमेटोलॉजिस्ट या कहीं से रेफ़र होकर आ रहे होते हैं, और ऑलरेडी उनके पास अच्छे खासे टेस्ट होते हैं। ये सारी की सारी आपकी OMT इवैल्यूएशन कवर हो चुकी है, इसके सारे कंपोनेंट बता दिए। अब मैं आपको कुछ वीडियोस शो करूँगी, तो प्लीज़ आइए वो वीडियोस देखते हैं। This is rapid OMT screening. It's gonna be quick. We're showing the rapid diagnosis test today. All right, it'll only take 1 second. So, too many docs and students complain they don't like to use OMT, or they don't like to fine-tune with their diagnoses because it takes too long. We're looking at multiple levels to go from the OA all the way down to the lumbars. So I'm gonna show you guys a couple of quick tricks to speed up your performance and make you look good in front of your attendings. The first thing we're gonna do is show you guys how we can do a little bit of postural and side bending mechanics to show you where the restrictions are. You know that if he does a lateral side bending, you can see how much of the thoracic spine is going to bend. You can use this to your advantage and look for the restrictions. So if we start all the way at the top of his OA, all I have to do is have him slightly bend his head forward, and I influence a little side bending left and right. And I find out which side translates easier. And actually I can push Brandon's neck over to the left, but not as much to the right. So he's side bent to the right, rotated to the left. Now you can walk all the way down the cervicals and do the same. Once you get into the thoracics and lumbar, use this rotation and side bending in his thoracic spine and figure out where your restrictions are. So put your theater eminence right on the side of the paraspinals that you're on and bounce and rotate a little bit.
we already know he's a little restricted here. Bounce him again. And I don't feel it quite as much. So here, I know that he's rotated to the right and possibly side bent to the left. Now when I do a quick side bending, I feel that he side bends here, not so much to the right, so it matches up with my diagnosis. I can go all the way down and look for other restrictions. Now if that's not quick enough for you, or you've mastered that one, all you really need to do is take your fingertips or your thumbs and move right down where the facet joints are going to line up. As you move down, if you feel आप two देखिए bumps, किस तरह से then you're असिस्टेंट looking कह at रहे हैं flex कैलकुलेशन dysfunction. करके सारी If you स्ट्रक्चर्स feel को one bump and a divot, you're looking at rotation by the bump, and then possibly a side bending by the divot. तो इसी तरह से If जो you're down, रैपिड you feel OMT two स्क्रीनिंग divots, करनी that's होती है because it's an extension dysfunction. You can go all the way down and come up with पोस्चर a के rapid बाद check किया diagnosis and know where your spine key को lesions are. And the areas that just feel hard and compressed on both sides, you're looking at a compressed dysfunction. It might be a couple that are crossed, or it could just be a little compression in the area that you need to do a little work on. That's pretty much it, guys. That's all you need for a good rapid diagnosis.